भूलने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन। हाल ही में आशुतोष कौशिक नाम के एक व्यक्ति ने भूलने के अधिकार के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध में उन्होंने स्वयं से संबंधित फोटोग्राफ्स, वीडियो और लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का अनुरोध किया है। इसके पीछे उन्होंने ये कारण बताया है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये जानकारियाँ उनके व्यक्तिगत जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसी याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, गूगल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र जैसी संस्थाओं से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इन संस्थाओं का जवाब आने के बाद दिसंबर में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में भूल जाने के अधिकार पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि सरकारी नीतियाँ और उन नीतियों को लागू करने से संबंधित चुनौतियाँ, इस सेक्शन के तहत ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की वीडियो को हमने निम्नलिखित टॉपिक्स के अंदर सब डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये मुद्दा चर्चा का विषय क्यों है। इसके बाद हम जानेंगे कि भूलने का अधिकार क्या है और भूले जाने का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है। इसी सेक्शन में हम जानेंगे कि व्यक्तिगत डेटा होता क्या है और उस डेटा की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण जान लेने के बाद हम जानेंगे कि भारत में इस अधिकार को लेकर अभी क्या स्टैंड चल रहा है। इसके बाद हम विधायी और न्यायिक दृष्टिकोणों पर भी चर्चा करेंगे। भूल जाने के अधिकार की जब बात आती है तो निजी डेटा सुरक्षा बिल, इसकी भी बात की जाएगी, क्योंकि इसी विधेयक के क्लॉज 20 में भूल जाने के अधिकार के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा इस बिल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रावधान क्या हैं वो भी हम देखेंगे और ये भी जानेंगे क्या भूल जाने के अधिकार से संबंधित कोई स्पेशल लॉ भारत के अंदर है या नहीं। अंत में हम अन्य देशों के साथ इस भूल जाने के अधिकार और भारत की चर्चा करेंगे। दरअसल हम जानेंगे कि अन्य देशों में क्या स्थिति है इस अधिकार को लेकर और भारत से उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लास्ट में देखिए, इससे संबंधित चुनौतियां जानेंगे और वे फॉरवर्ड में एक संतुलित नज़रिया विकसित करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में 2020 में लगभग 387 इंटरनेट यूज़र्स फिलहाल है, यानी कि ये संख्या 687 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुकी है। अगर आज से 5 साल पहले की बात की जाए तो ये संख्या केवल 200 मिलियन थी। ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा है कि यूजर्स ये अनुभव या विशेषज्ञता अर्जित ही नहीं कर पाए हैं कि उनके निजी डेटा का किस प्रकार से दुरुपयोग हो सकता है। यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। पहली कॉन्सेप्ट है आपकी पर्सनल डेटा, जिसको व्यक्तिगत डेटा भी कहते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे डेटा प्रिंसिपल। तीसरी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे डेटा फिड्यूशरी। इन तीनों कीवर्ड्स या कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अंदर डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी, ये 2 कीवर्ड यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत डेटा क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के लक्षण, उसकी विशेषज्ञता, कुछ भी ऐसी जानकारी जिससे उस व्यक्ति की पहचान स्थापित की जा सके, उसे उस व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा कहते हैं। ये डेटा वित्तीय डेटा भी हो सकता है, ये बायोमेट्रिक डेटा हो सकता है। इस डेटा के अंदर उस व्यक्ति की जातिगत, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो किसी व्यक्ति का एक संपूर्ण लेखा जोखा उसके व्यक्तिगत डेटा से निकाला जा सकता है। इसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि इस डेटा की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि डेटा प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, जो व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में डेटा है
उसको डाटा प्रिंसिपल कहते हैं। उस डाटा को जो प्रोसेस करती है वो संस्था या वो व्यक्ति जो उस डाटा को प्रोसेस करती है या यूज़ करती है, उसे डाटा फिड्यूशरी कहते हैं। मैं मोटे तौर पर आपको समझाऊं तो अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप डाटा प्रिंसिपल हैं, क्योंकि आपने उस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले अपने कुछ डेटास को एक्सेस उस एप्लीकेशन को दिया है, और वो एप्लीकेशन जो उस डाटा को प्रोसेस कर रही है, आपको कोई सर्विस प्रदान कर रही है, वो डाटा फिड्यूशरी है। तो इन तीन कीवर्ड्स को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि एक टीवी कलाकार के द्वारा याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले भी एक केस में इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा था कि जो निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी है, इसके अंदर भूलने का अधिकार और साथ में अकेले छोड़े जाने का अधिकार यानी राइट टू बी अलोन अंतर्निहित है। 2017 में पुट्टस्वामी केस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए उसकी निजता का अधिकार एक मूल अधिकारी है, और किसी भी व्यक्ति की निजता का अधिकार आज के इस डिजिटल दौर में तभी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सकता है जब वो व्यक्ति इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रण में रख सके। काफ़ी लंबा सेंटेंस मैंने बोल दिया है, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आज का दौर डिजिटल दौर है। स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हम फूड भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इन सभी एप्लीकेशंस और सर्विस के जरिए हम अपनी पर्सनल जो भी जानकारी है उसकी एक्सेस इन सभी डाटा फिड्यूशरी को प्रदान करते हैं। अगर हमें अपना राइट टू प्राइवेसी को बरकरार रखना है तो हमारा इस डाटा पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी संदर्भ में अगर बात आती है तो हमारा इस बात पर भी नियंत्रण होना चाहिए कि कब हम अपने व्यक्तिगत डाटा का सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर खुलासा रोकना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी जानकारी के फैक्ट्स चेंज हो गए हों, हो सकता है कोई जानकारी प्रासंगिक ना रही हो, तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि उस जानकारी को पब्लिक डोमेन से हटाया जा सके, उसमें चेंज किया जा सके, या फिर उस जानकारी के खुलासे पर हम रोक लगा सके। इसी संदर्भ में हम आज का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, और यहीं से आता है भूलने का अधिकार। सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। देखिए, कई बार बहुत सेंसिटिव केसेस हो जाते हैं, जैसे यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं का नाम पब्लिक डोमेन में आना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। तो एक केस में कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि उस महिला के नाम को सार्वजनिक ना किया जाए। एक इस उदाहरण से आप इस मामले की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। आइए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर ये भूल जाने का अधिकार क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अनुरोध करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी को पब्लिक डोमेन से हटवा सकता है, या फिर उस जानकारी में कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो रिलेवेंट नहीं रही है, तो उसमें परिवर्तन भी करवा सकता है। ठीक है, इंटरनेट, सर्च इंजन, वेबसाइट या किसी भी पब्लिक डोमेन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्ति की जानकारी उस स्थिति में हटाने का अधिकार व्यक्ति को है जब उस जानकारी की वस्तु स्थिति में परिवर्तन हो चुका हो। भुलाए जाने के अधिकार के तहत जो उपयोगकर्ता डाटा फिड्यूशरी द्वारा जो जानकारी जमा की गई थी उसको डीलिंक किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। जैसे सर्च इंजन पर आपके नाम के साथ जो भी जानकारी लिंक हो गई है, भुलाए जाने के अधिकार के तहत आप डाटा फिड्यूशरी के पास जाकर उस जानकारी को डीलिंक करवा सकते हैं। तो ये तो था कि भुलाए जाने का अधिकार क्या है, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि ये अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नेक्स्ट समझते हैं।
आखिर अब हम इस स्लाइड में जानते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हालांकि हमने समझा है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, उसमें अंतर्निहित है। तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये व्यक्तियों को यानी कि डाटा प्रिंसिपल्स को उनके पर्सनल डाटा की प्राइवेसी की सिक्योरिटी का भी अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा ये डाटा प्रिंसिपल्स को कुछ अधिकार देता है कि वो अपने डाटा को सही करवा सकते हैं। इसके अलावा वो अपने पर्सनल डाटा पर खुलासे के प्रतिबंध की मांग भी कर सकता है। ये हमने डिटेल में समझा। इसके बाद देखते हैं कि भारत में राइट टू बी फॉरगॉटन पर क्या लॉ है। देखिए, अभी कोई भी स्पेशल या कोई विशेष कानून इस अधिकार को लेकर भारत में नहीं है, किंतु पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है जो कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है। उस बिल के चैप्टर 5 पर जो क्लॉज 20 है, उस क्लॉज 20 में इस भुलाए जाने के अधिकार के बारे में बात की गई है। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हालांकि इसको लेकर कोई भी विशेष कानून अभी भारत में नहीं है, किंतु एक बिल संसद के अंदर लाया गया है जिसमें इस अधिकार पर बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब इस अधिकार के बारे में क्या विधायी दृष्टिकोण है। लेजिस्लेटिव अगर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो भारत में ऐसा क्या है। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 है, ये एक्चुअली कुछ फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में इस अधिकार की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के भी सिर्फ एक क्लॉज में इस अधिकार को लेकर बात की गई है, कोई डेडिकेटेड कानून इसके बारे में नहीं है। और 2019 का जो ये व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक है, इसके अंदर डाटा प्रिंसिपल्स के अधिकार शीर्षक के अध्याय से एक खंड जोड़ा गया है जहां पे इसका उल्लेख मिलता है और जो व्यक्ति को अपनी जानकारी को प्रतिबंधित करने की या सार्वजनिक करने की अनुमति प्रदान करता है। अब देखिए, न्यायिक दृष्टिकोण क्या है, कोर्ट ने इस बारे में अभी तक क्या बोला है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे कोर्ट्स ने व्यक्ति के भूल जाने के अधिकार को बरकरार रखा है। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप अपनी उत्तर लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी उत्तर को लिखते समय यदि उससे संबंधित तथ्य आप मेंशन करते हैं तो आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कि अप्रैल 2021 में अदालत ने जो गूगल सर्च रिजल्ट्स आते थे, वहाँ से जब हम किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो गूगल पे काफ़ी सारे वेब पेजेस खुल के आते हैं, तो उन्हीं खोज परिणामों में से, सर्च रिजल्ट में से एक निर्णय को हटाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा जनवरी 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया था कि एक आदेश में, ठीक है, एक आदेश था, उन्होंने पारित किया था, उस आदेश में उस महिला का नाम किसी भी सर्च इंजन में ना दर्शाया जाए, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये इसका न्यायिक दृष्टिकोण था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इस बिल से संबंधित ये जो बिल है, जो हमारा पर्सनल डाटा सिक्योरिटी वाला बिल है, इसमें एक क्लॉज में इस अधिकार के बारे में बात की गई है। तो ये जो विधेयक है, ये अभी संसद में लंबित है। इसको हिंदी में निजी डाटा सुरक्षा विधेयक बोलते हैं और ये भी संसद में जो है लंबित है। इस बिल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बिल भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये है कि ये इस बिल में जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, उनकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है, वो डाटा जिसको डाटा फिड्यूशरीज प्रोसेस करते हैं। इसके बाद देखिए, डाटा प्रिंसिपल की सहमति लेने के बाद ही, यानी कि जब आपकी कंसेंट होगी उसके बाद ही किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए डाटा की प्रोसेसिंग की जा सकती है, लेकिन
कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर सहमति लेना आवश्यक नहीं है, जैसे या तो सरकार कुछ सुविधाएं सेवाएं प्रदान करती है तो वहां पर आपकी जानकारी का प्रयोग किया जा सकता है, आपकी सहमति की वहां पर आवश्यकता नहीं होगी। या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी का मामला होता है तो भी सहमति की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, ये बिल कई प्रावधानों में छूट भी देता है, जैसे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, देश के हित का मामला हो, तो या फिर किसी अपराध को रोकना हो, किसी अपराध की जांच करनी हो, तो वहाँ भी जो है आपकी सहमति की ज़रूरत नहीं होगी। आपके डाटा को बिना आपके कंसेंट के प्रोसेस किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, जैसे जो संवेदनशील पर्सनल डाटा होता है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल डाटा, वित्तीय डाटा या आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी वाला जो डाटा होता है, उसको विदेश में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसको स्थानीय सर्वर पर सुरक्षित रखना भी मैंडेटरी है। यानी कि विदेशों में आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि क्रिटिकल डाटा है, लेकिन उसको देश में भी स्टोर किया जाना चाहिए। ये कुछ बिल के अंदर प्रावधान है। एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो डाटा फिड्यूशरीज हैं उनकी निगरानी के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए, देखिए जब भी कोई कानून आता है तो उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है जो उस बिल के अंदर जो प्रावधान हैं उनको लागू करवाती है, उस बिल के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रेगुलेट करती है। तो इसी तरीके से इस बिल में भी इन डाटा फिड्यूशरीज को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी डीपीए के गठन का प्रावधान इस बिल के अंदर किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो इस बिल से संबंधित थे, जिनको हमने जाना। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डाटा प्रिंसिपल्स को कुछ अधिकार इस बिल ने दिए हैं। वो अधिकार क्या हैं? पहला तो ये है कि फिड्यूशरी से इस बात की पुष्टि करने का अधिकार है कि क्या उसके पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया गया है। हम संस्थाओं से ये पूछ सकते हैं, ये मांग कर सकते हैं कि हमारे डाटा को क्या प्रोसेस किया गया है, यदि किया गया है तो किस उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके बाद अगर गलत डाटा है, अधूरा है या आउट ऑफ डेट पर्सनल डाटा है तो उसमें संशोधन की मांग भी हम कर सकते हैं। इसके बाद उस पर्सनल डाटा को मिटाने की मांग करना, या फिर अगर उस उद्देश्य के लिए अब ये डाटा ज़रूरी नहीं रह गया है जिस उद्देश्य के लिए वो डाटा लिया गया था, तो भी उसको हटाने की मांग जो है की जा सकती है। इसके अलावा फिड्यूशरी द्वारा पर्सनल डाटा का खुलासा करने पर प्रतिबंध, और ज़रूरी अगर नहीं है या फिर हमने अपनी जो सहमति वापस ले ली है, देखिए हो सकता है कि किसी उद्देश्य के लिए हमने अपने डाटा को यूज़ करने की सहमति दी हो, या तो अब हमने वो सहमति वापस ले ली है या फिर उस उद्देश्य के लिए अब वो डाटा आवश्यक नहीं है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसके प्रोसेस करने को प्रतिबंध करवा सके। तो ये कुछ अधिकार हैं जो डाटा फिड्यूशरी के खिलाफ डाटा प्रिंसिपल को दिए गए हैं। अब देखिए, बात करते हैं चुनौतियों की। चुनौतियां भी देखिए काफ़ी हैं सामने। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया, डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटल एजुकेशन, ये सारे कीवर्ड्स के संदर्भ में यूज़ होते हैं कि यूज़र्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन उनके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता ये उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। तो हमें अभी ये पता ही नहीं है कि हमारे पर्सनल डाटा का प्रयोग थर्ड पार्टी को कैसे बेचा जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहां पे आपने अपने डाटा को एक्सेस करने की अनुमति किसी एक एप्लीकेशन को दी थी, किंतु उस एप्लीकेशन ने वो डाटा किसी थर्ड पार्टी को प्रोसेस करने के लिए दे दिया है। तो हमें इन जानकारियों का अभी अभाव है और इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी को लेके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी वगैरह को लेके भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, काफ़ी सारे जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां हैं। देखिए, सबसे पहली चुनौती तो
जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसके इसके ही संदर्भ में सामने निकल कर आती है। क्योंकि ये जो 1872 का अधिनियम है, ये केस के रिकॉर्ड को सार्वजनिक तौर पर सुरक्षित रखना अनिवार्य करता है। जैसे एक ये मुद्दा निकल कर आता है, अगर कोई बार बार किसी अपराध को, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जो बार बार एक अपराध को करते हुए पाए जाते हैं, उनकी पहचान को सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए ताकि बाकी लोग अवेयर हो सके। तो इसी तरह के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसी भी केस के रिकॉर्ड को सार्वजनिक तौर पर सुरक्षित रखना इस अधिनियम में अनिवार्य किया गया है, जिससे कि न्यायिक जो कार्रवाई है उसका लेखा जोखा रखा जा सके। लेकिन ये भूल जाने के अधिकार के साथ संगत नहीं ठहरता है, क्योंकि एक तरफ आपको डाटा सार्वजनिक रखना है और दूसरी तरफ आप डाटा जो है भुलाए जाने की बात कर रहे हैं। एक केस में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, नारकोटिक्स ड्रग्स के मामले में एक व्यक्ति बरी हो गया था। उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दर्ज की थी कि उनके जजमेंट का जो है पब्लिक डोमेन से डाटा हटा दिया जाए, और कोर्ट ने उनको जो है एक तरीके से राहत भी प्रदान की थी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन जब हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात आ जाती है तो उनसे बाकी लोगों को अवेयर रखने के लिए, या जो हमारी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं, उनके काम को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपराधियों के डाटा को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पर आ जाती है, तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार, इसके साथ भी ये जो भुलाए जाने का अधिकार है, ये कंट्रास्ट में जाता है। इनकी टकराव यहाँ पर संभव है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके बाद देखिए, जो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, इसके तहत साथ में जो भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए टेलीफोन कॉल्स को टेप करने की अनुमति है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी गोपनीयता में सेंध लग रही है। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं जो टकराहट जो है दो कानूनों के बीच में लेकर आती है, तो एक बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है। चुनौतियों के बाद हम देखते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति क्या है। इस स्लाइड्स को आप कुछ समय के लिए रुककर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के कानून हैं, उनकी तुलना दी गई है, जिसमें यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत का जो प्रस्तावित बिल है, इनकी तुलना की गई है। इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये जो स्लाइड है, ये हमने PRS की वेबसाइट से ली है, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि आखिर विधेयक के वो कौन से प्रावधान हैं जिनको लेकर विवाद है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बिल में एक प्रावधान ऐसा है कि जो व्यक्तिगत डाटा है या जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी संवेदनशीलता को निर्धारित करने के लिए दरअसल एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि डाटा प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है, उसको ऑथराइज किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता कि वो डाटा किस श्रेणी में आता है, क्या वो संवेदनशील डाटा है या नहीं। इसके लिए हमें एक अथॉरिटी के ऊपर एक्चुअली निर्भर रहना पड़ेगा। इस डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा और फिर ये जो भी फैसला करेंगे वही फैसला मान्य होगा। यानी कि व्यक्ति को स्वयं अधिकार नहीं है। तो इस बिल में इस प्रावधान को लेकर विवाद है, जो कि हमारे आज के टॉपिक से रिलेवेंट था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल भूलने के अधिकार के बारे में। तो यहाँ तक हमने जाना कि इस विधेयक के कौन से प्रावधान को लेकर विवाद है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ भूलने के अधिकार के बारे में हो रही है और किसी डाटा की संवेदनशीलता का निर्धारण वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। ये भी अपने आप में एक विचित्र सी बात हो जाती है।
यहाँ तक हमने इस टॉपिक को काफ़ी विस्तार में समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक वे फॉरवर्ड देखते हैं। वे फॉरवर्ड में हमेशा एक संतुलित नज़रिया विकसित करने की कोशिश होनी चाहिए। इससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो पर्सनल डाटा होता है या किसी भी प्रकार का डाटा होता है, जब वो एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, पब्लिक डोमेन में चला जाता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये टूथपेस्ट से निकले पेस्ट की तरह होता है, जो एक बार बाहर तो निकल जाता है लेकिन इसको अंदर वापस पहुंचाना लगभग असंभव होता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने कानूनों को लागू करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि आखिर एक निष्कर्ष या आगे की राह या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और जो सुरक्षा का अधिकार है, इसके बीच एक संतुलन होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कानूनी विविधता है उसमें भी गोपनीयता और अधिकार के बीच में संतुलन कैसे हो, यानी कि जब कानून बनाए जाए तो उसमें गोपनीयता और हमारे जो अधिकार हैं, जानने का जो अधिकार है, इनके बीच में कैसे संतुलन स्थापित हो, इनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। और जो डाटा की प्रोसेसिंग है या फिर डाटा का जो प्रयोग है, उसको सिर्फ नकारात्मक रूप में ही नहीं देखना चाहिए। डाटा का प्रयोग बहुत सारे अच्छे कारणों, बहुत सारे अच्छे उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाटा का प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ पर कोई भी सर्जन आपकी पुरानी पिछली हिस्ट्री देखकर, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी को देखकर एक बेहतर निर्णय आपके ट्रीटमेंट के लिए ले सकता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज यानी कि जो उपभोक्ता सेवाएं हैं, इसके अनुभव को, एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो टैक्सी सर्विसेज होती हैं, वो आपके पर्सनलाइज्ड डाटा के आधार पर, आपके व्यक्तिगत डाटा के आधार पर आपकी आने वाली यात्रा के बारे में आपको पर्सनलाइज्ड सजेशंस दे सकती हैं। आपकी पिछली शॉपिंग्स के आधार पर ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको पर्सनलाइज्ड सजेशंस दे सकती हैं। और इसी तरह की बहुत सारी जो कंज्यूमर सर्विसेज हैं, उनके एक्सपीरियंस को और भी बेटर बनाया जा सकता है। तो हर पहलू का कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं, और इनके बीच में संतुलन बनाना बेहद आवश्यक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस टॉपिक से आपकी एक समझ विकसित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह के डेली न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस रोज़ाना चैनल पर उपलब्ध होंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।